हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का कर रहे हैं और आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 हमने देख लिया है। आर्टिकल 2 अधूरा है बिना आर्टिकल 4 के, ऐसे आर्टिकल 3 भी अधूरा है बिना आर्टिकल 4 के। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 को साथ पढ़ा जाएगा, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 को साथ पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 2 में हमने देखा है कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा एडमिट कर सकती है या एस्टैब्लिश कर सकती है एक नया स्टेट, लेकिन ये जो एरिया जिसको हम अपना स्टेट बनाएंगे वो इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो बाहर का पार्ट होना चाहिए जो कि इंडियन यूनियन में एडमिट किया जाएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 में क्या होता है, नया स्टेट बनता है, उसकी बाउंड्रीज, उसका एरिया चेंज हो सकता है, उसका नेम, स्टेट्स का नेम चेंज हो सकता है, ये सब आर्टिकल 3 में है। तो वो भी पार्लियामेंट कर सकती है लॉ के द्वारा, नए किसी बाहर के एरिया को एडमिट कर सकती है अंडर आर्टिकल 2 और अपने ही एरिया को रिस्ट्रक्चर कर सकती है, जैसे उत्तराखंड को बनाया था उत्तर प्रदेश से काट के। तो ये लॉ के द्वारा कर सकती है और दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसको संविधान का संशोधन अंडर आर्टिकल 368 नहीं समझा जाएगा, ये साफ कर दिया आर्टिकल 4 ने। और वो जो लॉ पास होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो लॉ पास होगा, वो एक सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। अब 368 क्या बोलता है, 368 साफ कर देता है कि अगर संविधान में संशोधन होगा तो या तो वो 2/3 जो मेंबर्स हैं लोकसभा के और राज्यसभा के वो प्रेजेंट हैं और वोटिंग करने चाहिए, या फिर ना सिर्फ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए, बल्कि हाफ ऑफ द स्टेट जो हैं, यानी 28 में से 14 स्टेट की लेजिस्लेचर कम से कम वो रेटिफाई भी करनी चाहिए, वो भी हाँ बोलनी चाहिए, तभी संविधान में संशोधन होगा। लेकिन ये साफ कर दिया है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल है अंडर आर्टिकल 3 है या अंडर आर्टिकल 2 कोई नया बाहर का एरिया को एडमिट किया जाता है इंडियन यूनियन में, वो सिंपल मेजॉरिटी से होगा, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। ये आर्टिकल 4 क्लियर कर देता है। यानी इंडिया के स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन या यूनियन टेरिटरी का रीऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल तरीके से है, ना कि एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शेड्यूल 1 है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी जब बनती है तो वो उसका नाम और उसका एरिया जोड़ दिया जाता है शेड्यूल 1 में। आर्टिकल 2 के अंतर्गत सिक्किम जो था एक फॉरेन टेरिटरी था, एक विदेशी देश था, जिसको कि हमने अपनी टेरिटरी बना दिया, अपने स्टेट बना दिया, एक 22nd स्टेट 1975 में। तो उसका नाम जोड़ना जरूरी था शेड्यूल 1 में, उसका एरिया जोड़ना जरूरी था शेड्यूल 1 में, लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी से किया गया, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी से किया गया अंडर आर्टिकल 368। ऐसे ही जब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में बने एस 26, 27 एंड 28 स्टेट रिस्पेक्टिवली, तो उनके नाम और उनके एरिया भी जोड़े गए शेड्यूल 1 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन उसे संविधान में संशोधन ना कहते हुए, ना समझते हुए सिंपल मेजॉरिटी से उनके नाम जोड़े गए, देन थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ऐसे ही शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा में, किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, ये शेड्यूल 4 में लिखा गया है। उत्तराखंड को 3 सीटें दी गई जब उत्तराखंड बना, यानी ये लिख दिया गया शेड्यूल 4 में। तेलंगाना को 7 सीटें दी गई, शेड्यूल 4 में लिख दिया गया। तो ये शेड्यूल 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसे अमेंडमेंट ना समझ के इसको सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया गया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब आप आर्टिकल 2 को पढ़ते हो, सिक्किम को ऐड किया जाता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन करके। ऐसे आर्टिकल 3 का भी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। हमारा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया है। फ्रॉम 1, 2, 3, 4 आर्टिकल हमने कर लिए हैं। अब हम सेकेंड पार्ट को नहीं करेंगे, जो कि सिटीजनशिप है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग सीधे फंडामेंटल राइट्स की तरफ चलेंगे, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। थैंक यू।